नमस्कार। आज की खबर के खास कार्यक्रम अनोखे सितारे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अफीफा मलिक। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया, अपने हौसलों से आसमान छू लिया और लगातार इसी राह पे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पर्वतरोही अभिनीत कुमार मौर्य की, जिन्होंने 21 साल की उम्र में टेबल टॉप, केदारकंठा और माउंट मचोई जैसी चोटियों पर चढ़कर तिरंगा फहराते हुए भारत का नाम रोशन किया। आइए जानते हैं अभिनीत कुमार मौर्य से कि इस सफ़र की नींव उन्होंने कब रखी, ये आइडिया उन्हें कब आया, उनका किसने उनको प्रेरणा दी और साथ ही सफ़र के दौरान उन्होंने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया। अभिनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। अभिनीत, सबसे पहले तो हमको बताइएगा कि ये ख्वाब आपने तब कब देखा और कब आपने तय किया कि आपको ज़िंदगी में ऐसा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा जो बचपन से सपना था कुछ अलग करने का, जिससे मैं अपने देश का नाम विश्व पटल पे रोशन कर सकूं, तो उसी के चलते मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था। तो उस समय मेरे सिलेबस में सुश्री बछेंद्री पाल जी का चैप्टर था, जो भारत की प्रथम महिला एवरेस्टर हैं। उन्हीं से मैं प्रेरित होकर मैंने इस क्षेत्र को चुना। अभिनीत, इस सफ़र के दौरान आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जब आप घर से निकले, आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था और कैसे आपने ये तय किया कि आपको ये कर दिखाना है? देखिए, सबसे पहले कठिनाइयों का बात करें तो इस क्षेत्र में माउंटेनिंग या किसी भी क्षेत्र में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर मैं एक किसान का बेटा हूँ तो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे नहीं था। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं था कि मैं इसकी पढ़ाई कर सकूँ, लेकिन मेरा सपना था कि मुझे करना ही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं बचपन से करना चाह रहा था, लेकिन घर की स्थिति ना अच्छी होने के कारण, तो मेरा जब इंटर हो गया उसके बाद मेरे बड़े भाई नागेश्वर मौर्य जी ने मेरी बात को समझा और मेरे सपनों को समझा अच्छी तरीके से, फिर लोगों को बताया। लेकिन काफ़ी दिनों बाद जब काफ़ी लोगों से मदद मैंने भी मांगी, जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर हमारे बड़े भाई ने इधर उधर लोगों से आर्थिक सहयोग लेके मेरा इसके लिए एडमिशन कराया जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, पहलगाम, जम्मू कश्मीर में। अभिनीत, एक एक करके बताइएगा, सबसे पहले कौन सी चोटी पे आप गए, उसके बाद कहाँ, फिर कहाँ? मेरी जो सबसे पहली चोटी थी वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की टेबल टॉप ट्रैक था, जो कि बीएमसी के दौरान मैंने किया था। और जो दूसरा मेरा था द्रास की सबसे ऊंची चोटी माउंट मचोई, जो कि कारगिल के समीप स्थित है। इसको मैंने सितंबर 2022 में किया। और तीसरी जो मैंने किया था केदारकंठा ट्रैक पीक है उत्तराखंड में, उसको मैंने नवंबर 2022 में किया। उसमें मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया है। अभिनीत, आगे क्या प्लानिंग है, क्या क्या करना चाहते हैं आप और कौन कौन सी चोटी पे चढ़ना चाहते हैं आप? देखिए, अभी जो मैंने 15 अगस्त के शुभ अवसर पे करना चाह रहा था, लेकिन मैंने 22 अगस्त को सुबह 6:08 पे यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फ़तेह किया। अब मेरा अगला लक्ष्य है कि मैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फ़तेह करूं और देश का नाम रोशन करके मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भी देश का तिरंगा लहराऊं। अभिनीत, अपनी फैमिली के बारे में हमें बताइएगा। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा और किस किस ने आपके इस आइडिया को, इस ख्वाब को सपोर्ट किया? देखिए, हमारे फैमिली में हमारे 2 बड़े भाई हैं, नागेश्वर मौर्य और जागेश्वर जी। मेरी माताजी का देहांत जब मैं 2 साल का था तब हो गया था। मेरे पिताजी एक किसान हैं। जो सबसे बड़ा रोल है हमारे पिताजी और बड़े भाई और भाभी जी का, स्पेशली भाभी जी ने जो भी मेरा कोर्स के लिए जो पूरा इनवाइट किया। मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, लेकिन फैमिली से बड़े भाई और जो भी रिलेशन के थे वो लोग बोल रहे थे क्या करने से मिलेगा आपको, चढ़ के पहाड़ कुछ मिलना भी नहीं, आप अच्छी जॉब करो, पढ़ाई करो, उससे फाइनेंशियल भी और घर की भी प्रगति होगी। लेकिन हमारी भाभी ने हमारे सपनों को समझा और उन्होंने मेरी इस क्षेत्र में पढ़ाई वगैरह कराने के लिए भैया को कन्विंस किया। उसके बाद मैं बीएमसी कोर्स किया, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। कम उम्र में ही अभिनीत, आपने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया। एक जिस तरह मतलब एक बड़े मुकाम पे आप पहुंच गए हैं और अपने ख्वाबों को आपने बहुत जल्दी पूरा कर लिया। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है और इसी के साथ साथ आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि जो भी जैसे हमने अपने बचपन में ये सोचा था देश के लिए करने के लिए, अपना सपना था, एक गोल होता, हर सभी के क्षेत्र मतलब सभी का बचपन में कुछ न कुछ गोल होता है। तो लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत सभी के साथ होती, तो उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप जो आपका सपना है उसको मतलब डाइवर्ट नहीं होने देना, उसके प्रति अपने आप को 100% देते रहना। एक दिन एक
वो कहावत है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो ये मैंने अपने उसमें आज़माया है, ये 100% सही भी है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था। मैं 3-4 साल, लगभग 5 साल से काफ़ी लोगों के पास गया मदद के लिए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन कर दिखाऊँगा। अगर पहले मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया होता तो मैं इससे भी कम उम्र में ये मुकाम हासिल कर सकता था। अपनी कामयाबी का श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने जो हमारे सहयोगी मित्र हैं और अपनी फैमिली और इवन सभी लोगों को, जो भी लोग हमारे समाज से हैं और जनप्रतिनिधि लोग हैं, क्षेत्रीय लोगों ने जो भी मुझे सपोर्ट किया है। अभिनीत, अपनी एकेडमिक लाइफ के बारे में बताइएगा। आप अभी क्या कर रहे हैं? आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में क्या कुछ है, बताइएगा। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मेरी 12th तक पढ़ाई हुई वो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई। हरदोई में ही? जी, हरदोई में ही हुई। जो मेरा हाई स्कूल था गांधी इंटर कॉलेज बेनीगंज से हुआ, और इंटर जो हुआ मेरा वो राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज से हुआ, आवासीय विद्यालय से मैंने किया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन इस साल फाइनल हो गया है। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ITI कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ से। घर से निकलते ही जैसे कहा जाता है कि जब इंसान अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए जब अपने पूरे लक्ष्य को जीतने के लिए अपने घर से निकलता है, आप भी निकले और चोटी तक पहुंचने तक के सफ़र को आराम से बताइएगा। कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, घर से निकलने के बाद जैसे सभी लोग होते हैं, अपना गोल जो बनाते हैं, वो गोल सोचने में तो समय नहीं लगता, लेकिन उस पे कार्य करना और फिर उसको अचीव करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। वैसे ही हमारे भी साथ हुआ। मैं BMC कोर्स के लिए गया, जब टेबल टॉप चढ़ाई करना था, तो उसके लिए हमने वहाँ पे ट्रेनिंग ली 15-20 दिनों के बाद। फिर उसके बाद समिट चढ़ाई के लिए हम लोग जाते हैं, तो उसमें लगभग 11 घंटे लगे थे हमारा चढ़ाई के लिए, कंटिन्यूसली 11 घंटे। तो उसमें लगभग आधा रास्ता हमने तय कर लिया था। उसके बाद इतना हम थक चुके थे, क्योंकि टॉप पे अगर आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है और प्यास वगैरह भी। हमारे उस समय जो पानी था, आधा लीटर पानी 11 घंटे चलाना था। तो उस विपरीत परिस्थितियों में एक मन कह रहा था कि हम यहीं रुक जाए, वापस नहीं जाना, मतलब ऊपर नहीं जाना। क्या कभी ऐसा लगा था कि आगे नहीं बढ़ना है, अब नहीं हो पाएगा? और अगर ऐसा लगा तो इसको आपने कैसे, मतलब एक तो से कहा जाए तो इसको कैसे, इन ख्यालों को पीछे छोड़ा और अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते जी गए? बिल्कुल, ये तो हमारे साथ हुआ। जहाँ भी जाते थे अधिकतर होता था कि छोड़ो, अब नहीं होगा। लेकिन फिर एक उम्मीद आती थी मन में कि जिस लक्ष्य को लेकर बचपन से उत्साहित थे, लोगों को बारे में बताया, लोगों से सपोर्ट किया, उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। अगर यही दिन के लिए मुझे इंतज़ार था, अगर आपने आज नहीं किया तो फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा। उन्हीं सबके आशीर्वाद और सपोर्ट के और अपने तिरंगे की आन बान शान को लेकर जब हम टॉप पे जाते हैं तो सारी थकान और सारा सब कुछ भूल के बस वो खुशी का पल हम किसी को साथ बयां नहीं कर सकते, वो केवल हमें पता होता है। पहाड़ की चोटियों पर तिरंगा फहराया, कैसा महसूस हुआ? वो बताया जैसे कि बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी सारी कठिनाइयाँ, जो भी रास्ते में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ पड़ती हैं, उन सारी विपरीत परिस्थितियों और थकावट को हम भूल जाते हैं जब बिल्कुल टॉप पे होते हैं, जिस चोटी पे जाते हैं। और सारे जो माउंटेन्स होते हैं आसपास के, वो सारे छोटे होते हैं और मैं टॉप पे होता हूँ। और जब देश का तिरंगा लहराता हूँ तो बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मैं इस टॉप पे आ गया हूँ। अपनी इस जर्नी के दौरान कौन कौन से लोगों से आप मिले? ऐसे कौन से लोग आए जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, या कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की कोशिश की? ओवरऑल किस तरह के लोगों से आपका सामना हुआ? देखिए, सबसे पहले कि पर्वतारोहण की जानकारी मैं बचपन से लोगों से ले रहा था, लेकिन हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल ना होने के कारण ये जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी जब मेरा इंटर हुआ, उसके बाद भाई जी के पास फ़ोन था, तो उनके पास मैंने मोबाइल से थोड़ी बहुत जानकारी ली। लेकिन पर्वतारोहण अपने यूपी में बहुत ही कम है। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 6 से 7-8 पर्वतारोही केवल मिलेंगे। तो मुझे अधिक जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट आपको जानकारी देता है तो वो बेटर होता। तो मैं यूट्यूब से इसी की जानकारी ले रहा था। तो बिहार की प्रसिद्ध पर्वतारोही सुश्री मिताली प्रसाद जी से मैंने कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुझे इस पर्वतारोहण के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दिया, जिससे मेरा एडमिशन, क्योंकि मैं ये सोचता था कि जैसे हम लोग आम कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाते हैं तुरंत एडमिशन हो जाता है, जैसे अभी एडमिशन कराएंगे तो इसी साल से पढ़ाई हो जाए। लेकिन पर्वतारोहण में ऐसा नहीं है। पूरे भारत में केवल 5 ही माउंटेनियरिंग कोर्स के जो इंस्टीट्यूट हैं, तो उनमें बहुत पहले से आपको एडमिशन लेना पड़ता है, मतलब सीट बुक करनी पड़ती है 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले। तो ये सारी जानकारी बिहार की पर्वतारोही मिताली प्रसाद जी ने दी। वो मेरी आइडियल भी हैं।
आत्मविश्वास कितना ज़रूरी है। संघर्ष जब हम करते हैं, जब हम किसी चीज़ को पाने का ख्वाब लेके चलते हैं, तो कहीं न कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको देखकर हम कभी रुक जाते हैं। लेकिन आत्मविश्वास एक शख्स के जीवन में कितना ज़रूरी है, इसको लेकर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, आत्मविश्वास की बात करें तो जैसा कि आपको बताया, मैं एक किसान परिवार का हूँ। मैं इस पर्वतारोहण की पढ़ाई होती, इस पढ़ाई की फ़ीस उठाने के मतलब मेरी घर की स्थिति नहीं थी। लेकिन मेरा एक सपना था कि मुझे करना है। तो लोगों के पास जाते थे, अपनी बात बताते थे। लोगों ने पहले नहीं सपोर्ट किया, लेकिन अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उस रास्ते पे चल देते हो, तो कुछ लोग आपको मना करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग नेगेटिव हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बोलेंगे आपसे क्या करने से मिलेगा, तो उन लोगों की बात को नज़रअंदाज करके आपको पॉजिटिव लोगों से मिलना है, पॉजिटिव लोगों से प्रेरित होकर अपने रास्ते पे चलते रहना है। जैसे कि आपने बताया कि आप आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं, आप अपना करियर किस दिशा में देखते हैं? देखिए, करियर की बात करें तो हम पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं, क्योंकि पर्वतारोहण एक एडवेंचर लाइफ है और उससे कोई अपने उत्तर प्रदेश सरकार के या उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे पर्वतारोहियों को कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई ऐसा पुरस्कार वगैरह नहीं मिलता है। क्योंकि अन्य जैसे खेल जो हैं उत्तर प्रदेश में आम लोगों के हैं, जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, उत्तर प्रदेश में बहुत से खिलाड़ी मिलेंगे। तो जैसा मांग होती, जैसे ज़्यादा खिलाड़ी हो जाते हैं तो सरकार भी उनके लिए मतलब वो प्रावधान करती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है पर्वतारोहण को लेकर। लेकिन मैं आपके माध्यम से और सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि पर्वतारोहियों के लिए भी कुछ न कुछ प्रावधान करें, जिससे कि बहुत से अच्छे पर्वतारोही उत्तर प्रदेश से निकलें और देश प्रदेश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सकें। पर्वतरोही तो आप हैं ही, काफ़ी कुछ आपने हासिल भी कर लिया। इसके अलावा आपके और क्या-क्या इंटरेस्ट हैं? क्या-क्या करने में आपको मज़ा आता है? देखिए, मैं बचपन से पोएम लिखता हूँ। जब मेरा 9th हुआ था तभी से मैं पोएम लिखता हूँ। तो पोएम तो मैं प्रकृति के और देश के ऊपर बहुत अच्छी पोएम लिखता हूँ, काफ़ी जी, देश प्रेम पे लिखता हूँ। और प्रकृति पे मेरा जहाँ भी मैं जाता हूँ चोटियों पे, वहाँ पे पर्यावरण बचाओ का बैनर देता हूँ, लोगों को जागरूक भी करता हूँ। अभी मेरा 8 सितंबर को जन्मदिन था, तो लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए मैंने प्रेरित किया कि आप अगर किसी के जन्मदिन पे जाते हैं या अपना खुद का जन्मदिन मनाते हैं, तो उसके गिफ्ट के साथ-साथ एक पेड़ ज़रूर लगाएँ। मैंने अपना जो भी जन्मदिन आता है, मैं उस पे एक पेड़ लगाकर अपना जन्मदिन मनाता हूँ। तो मैं युवाओं से और लोगों से, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी आपको पर्यावरण बचाओ, गवर्नमेंट बचाने के लिए नहीं आएगी, हम लोगों को मोटिवेट और एडवाइज़री कर सकती है। पर्यावरण हम ही लोगों को बचाना है। तो उसके लिए अगर हम लोग ऐसा कदम उठाते हैं, तो साधारणतः हम लोग अच्छे से अच्छा पर्यावरण में अपना भूमिका निभा सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि आप पोएम लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं आप। आप हमें कविता सुनाना चाहेंगे अपनी कोई? जी, मैं एक कविता अपनी सुनाना चाहूँगा, 2 लाइनी। प्रकृति के ऊपर लिखा है कि मत खेल ना तू मुझसे। प्रकृति कह रही है कि मत खेल ना तू मुझसे, इंसान से कह रही है मत खेल ना तू मुझसे, दूंगी तुझे मिटा। अगर हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो प्रकृति का आप जैसे देखती होंगी, भूकंप आया, सुनामी आया, तो प्रकृति के साथ हम लोग जैसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, लोगों को जागरूक नहीं हो रहे। तो उस हिसाब से प्रकृति की आवाज़ आ रही है कि मत खेल ना तू मुझसे, दूंगी तुझे मिटा। अगर प्रकृति का रौद्र रूप या वैसा रूप आ गया, तो 2 मिनट में हम लोग मिट जाएंगे। जैसे कि आपने बताया पर्यावरण बचाने के लिए काफ़ी कदम उठाते हैं, आप अभी भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। आप आने वाले भविष्य में इसके लिए क्या-क्या कदम उठाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो गवर्नमेंट हमारी जो चला रही है स्कीमें वगैरह कि पॉलीथीन को बैन करना, कम से कम यूज़ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि हम ही लोग जो आम जनता है, यही लोगों को जब सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हम ही लोगों पे पड़ेगा। क्योंकि जो हम लोग आम जनमानस है, पर्यावरण का हो या किसी भी चीज़ का हो, अगर पानी की समस्या आती है, ऑक्सीजन की समस्या आती है, सबसे ज़्यादा प्रभाव आम जनमानस पर पड़ता है, ना कि बड़े लोगों पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ेगा। पर्यावरण के प्रति जैसे पेड़ लगाना हो गया, पेड़ जैसे कि आजकल चल रहा है, कोई भी माननीय या नेता मंत्री पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, 20 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो हमें लगता है कि 20 लोग फ़ोटो ना खिंचाने के बजाय एक कम से कम अपने लिए एक पेड़ ज़रूर लगाएं। फिटनेस कितनी ज़रूरी है आज के दौर में? जैसे कि आपने करा, एक बहुत ही कम उम्र में आपने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया, आपने पहाड़ को फ़तेह कर लिया, पहाड़ की चोटी को फ़तेह कर लिया। तो आपको क्या लगता है फिटनेस कितनी ज़रूरी है और आजकल के लोगों को अपनी खिलाई-पिलाई पर, अपने हेल्थ पर, अपनी सेहत पर कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, फ़िटनेस की बात करें तो हम लोग
अपने इंडिया में लगभग 60% लोग बीमार ही रहते हैं। तो यही सबसे मेन रीज़न है कि हम लोग ना फिज़िकल करते हैं, ना कोई वैसा कार्यक्रम मतलब कोई अपने दिनचर्या में ऐड करते हैं जिससे हम लोग फिज़िकल फिट रहें। आम जैसे कोई भी इंसान है, आम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कैसा भी है प्राइवेट एम्प्लॉय, तो सुबह जाता है, ड्यूटी करता है, फिर शाम को नॉर्मली बस वही दिनचर्या रहती है और फिर वो बीमार पड़ता था। तो जैसे हम लोग ड्यूटी करते हैं उसी रूटीन में हमें अपने बॉडी को, क्योंकि ये बॉडी हमें आम लग रही है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, अगर किसी की किडनी खराब होती है, किसी का लीवर खराब होता है, तो उसको करोड़ों में पड़ता है। तो इस बॉडी की हमें वैल्यू समझनी चाहिए। तो उसी हिसाब से जैसे हम गाड़ी का मेंटेनेंस कराते हैं, तो उस हिसाब से हमें बॉडी के लिए अपना जो भी पूरा दिनचर्या है उसमें 10 से 15 मिनट या 1 घंटा अपने बॉडी को एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल फिट रहना चाहिए। अगर आप रनिंग वगैरह करते हैं, हम तो ये करते हैं, मतलब कहते हैं कि आम लोग दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट रनिंग 2, 4, 5 किलोमीटर नॉर्मली, जो कुछ भी नहीं, आम फिजिकल फिट रहने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि रनिंग ही सबसे मेन वो होता है कि आपकी बॉडी को फिजिकल फिट रहने में बहुत अच्छा योगदान देती है। आपकी अब तक की जर्नी में और आपके इस ख्वाब को पूरा करने में आपके माँ-बाप का कितना योगदान रहा? देखिए, किसी भी जर्नी में या किसी भी लक्ष्य को पाने में सबसे जो बड़ा रोल होता है माता-पिता का होता है, क्योंकि वो लोगों ने ही हमें इस दुनिया में लाए और जो बचपन से लेकर अभी तक जो भी किया उन्हीं की बदौलत मैंने किया। तो मैं सभी गार्जियन से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, अगर आप वो डांसर बनना चाहता है तो आप वो उसको प्रेशराइज़ ना करके आप उसको ऐसा इंजीनियर के क्षेत्र में या डॉक्टर के क्षेत्र में ना ले जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे जाएगा, अपना 100% नहीं देगा और उसका भविष्य ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, तो भविष्य उसका बेकार चला जाएगा। तो इसलिए मैं सभी गार्जियन से यही गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जिस क्षेत्र में उनका बच्चा जाना चाहता है उसी में सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल कोई क्षेत्र अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। अभिनव, हर किसी की ज़िंदगी में, हर एक शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा एक शख्स ज़रूर होता है जिससे वो अपने सारे के सारे दुख और दर्द शेयर करता है। साथ ही हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा टीचर भी होता है जो हमें सही राह दिखाता है, एक शिक्षक होता है जो हमें हमारा मार्गदर्शक करता है। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा टीचर कौन रहा जिसने आपको जानकारी दी और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? देखिए, मैं जब जूनियर क्लास में पढ़ रहा था तो हमारी अर्चना मैम थी, एंड इंटर में सविता मैम थी और अन्य टीचर भी थे जिन लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन स्पेशली 2-4 लोगों ने काफ़ी मतलब हमारी भावनाओं को समझा और हमारे लिए कहीं नेट से या किताब से सर्च करके जानकारी इकट्ठा करके मुझे दी। तो और स्पेशली जो हर चीज़ जैसे बात शेयर करने की, छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं अपने बड़े भाई और भाभी से शेयर करता हूँ। वो लोग मेरी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभिनव, आजकल के युवाओं की बात करें तो कहीं न कहीं ऐसा बहुत देखा गया है कि आजकल के जो युवा हैं वो कभी-कभी अक्सर भटक जाते हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आता है कि वो अपने लिए क्या, कौन से रास्ते पे जाएँ, उन्हें क्या करना चाहिए, आगे वो कैसे अपनी ज़िंदगी संवारें। ऐसे युवाओं को आप अपनी जर्नी को देखते हुए, अपने सफ़र को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी का जो मैंने बताया कि लक्ष्य एक जीवन में होता है, तो मैं सभी युवाओं से ये गुजारिश करता हूँ, क्योंकि जो अपना लक्ष्य है, लक्ष्य को बड़े से बड़ा करें। जो जितना लक्ष्य बड़ा होगा आप, तो उतना ही, अगर आप जैसे कि किसी भी क्षेत्र में आप 100% नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर क्षेत्र जो अपनी सोच है, लक्ष्य बड़ा रखेंगे, तो आपने अगर 50% भी उसमें कर लिया तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आपका लक्ष्य ही छोटा होगा तो कोई भी 100% सफलता नहीं पाता। तो मेरा यही कहना है कि जो भी युवा हैं, पढ़ रहे हैं, अपना लक्ष्य बड़ा करें, जो भी उनका लक्ष्य है, और अपने लक्ष्य के प्रति कभी भी डाइवर्ट ना हो। लक्ष्य एक ही होता है सभी का, वो मंजिल होती है। जैसे किसी भी युवा को, आपको पहाड़ तो चढ़ना ही, मंजिल पर जाना है। तो जैसे हमारे क्षेत्र में हमारा जो करियर था माउंटेनिंग फील्ड में, जैसे हमारे लिए लक्ष्य एक माउंटेन पे जाना होता है, तो उनके लिए भी एक लक्ष्य मंजिल पे जाना होता है। वो आपकी इंजीनियरिंग पढ़ाई हो सकती है, डॉक्टर जो भी है, IAS PCS वगैरह के लिए। अभिनव, पेपर्स में आपको लेकर बराबर आर्टिकल निकलते रहते हैं, आपने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। कैसा लगता है आपको कि लोग अब आपको जानते हैं, पहचानते हैं? जी देखिए, ये अच्छी बात है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी लोगों को कि मुझे सपोर्ट किया, और आप लोगों के जो भी हैं उनके आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पे पहुँच पाया हूँ। पहले शुरुआत में था ऐसा प्रावधान मेरे भी साथ
कि लोगों के पास मैं जाता था, क्योंकि मैं 9th से पोएम लिख रहा था, तो मुझे भी शौक था कि मेरी भी पोएम पेपर में छपे। लेकिन लोगों के पास गया तो लोगों ने पैसा मांगा। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मैं पोएम कैसे निकलवा पाता। लेकिन अब वो सिस्टम है, जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे या अच्छा कुछ अचीव कर लेते हैं तो लोग आपके पास ऑटोमेटिक आते हैं, न्यूज़ के लिए, कुछ भी किसी भी क्षेत्र के लिए आते हैं। तो पहला, लेकिन मैं मीडिया पर्सन से या जिस भी लोगों से आग्रह करता हूँ कि कोई गरीब, अगर कोई किसान का बेटा कैसा भी है कोई, तो उसको अगर ऐसी स्किल किसी के अंदर है तो उसको हाईलाइट करें, अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उसको जागरूक या अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दें, क्योंकि हर कोई पैसा नहीं दे सकता। तो ये थे अभिनीत कुमार मौर्य, जिन्होंने हमें बताया कि अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर यकीन रखें, आत्मविश्वास रखें, और हमने जो भी ख्वाब देखे हैं या हमारा जो भी लक्ष्य है उसे लेकर हमें आगे कैसे बढ़ना है। इसी के साथ साथ अभिनीत ने हमें बताया कि किसी भी कामयाबी में परिवार कितना ज़रूरी है और कितना अहम होता है परिवार के लिए अपने लोगों का सपोर्ट करना, और साथ ही ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना होता है, और बतौर एक युवा ये कितना ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में अपने ऊपर यकीन रखें और अपने ख्वाबों को लेकर आगे बढ़ते चलें। ऐसे कई अनोखे सितारों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।